Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chemistry class 11 chapter 4 gases exercise. Now we will move to question number 3. What are the main postulates of the KMT of gases? Kinematic molecular theory of gases या kinetic molecular theory of gases के जो main postulates हैं वो हमने बताने हैं. गैस कंसिडर टू बी कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो गैस है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है जो कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. उनका जो मोशन है वो भी रैंडम होता है. गैस मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस ईच अदर ओनली बाय कोलिजन. दे एक्सर्ट नो अदर फोर्स ऑन ईच अदर. जो उनके दरमियान फोर्स है वो खाली क्या है, कोलिजन फोर्स है, और वो कोई दूसरी फोर्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर नहीं लगाता. एंड देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जब वो कोलाइड कर देना टोटल एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट. द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर थॉट टू बी ऑफ द सेम मास एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस. उनके जो मास और साइज है वो फॉर सेम गैस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वो वेरी करता है फ्रॉम गैस टू गैस. किसी गैस का जो है वो मास और साइज जो है वो स्मॉल होगा और किसी गैस पार्टिकल के जो मास और साइज है वो बड़ा होगा. लेकिन जो सेम गैस है उसके जितने भी पार्टिकल्स उनका जो मास और साइज है वो सेम ही रहेगा. द प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स. जब कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है तो उससे जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस होता है. The average kinetic energy is directly proportional to the absolute pressure, absolute temperature. Higher will be the temperature, greater is kinetic energy. जो kinetic energy है वो directly proportional है to the temperature. जैसे जैसे हम temperature को increase करेंगे तो हमारी kinetic energy भी increase होती जाएगी. At relatively low pressure, the average distance between molecules are large as compared to molecular diameter. जब हमारे पास प्रेशर लो है तो जो हमारा एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर डायमीटर. देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल. उनके दरमियान ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्सेस है. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. जो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया हुआ है वो नेग्लिजिबल है एज compared to the volume of container. Now question number 4. Relate temperature to the average kinetic energy of particles in a substance. Temperature का kinetic energy के साथ क्या relation है, हमें उसको explain करना है. The Kelvin temperature of a substance is directly proportional to the average kinetic energy of the particles of the substance. Example, the particles in a sample of hydrogen gas at 200 Kelvin have twice the average kinetic energy as the particle in hydrogen sample at 100 Kelvin. जो हमारी kinetic energy है वो directly proportional है Kelvin टेम्परेचर की. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे सैंपल है हाइड्रोजन गैस का जो कि 200 केल्विन के ऊपर मेंटेन किया गया है, उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो ट्वाइस है of that hydrogen sample which is kept at 100 Kelvin. Now question 5 part A. What are the standard temperature and pressure? STP क्या है? Standard temperature and pressure refers to the nominal conditions in atmosphere at sea level. जो sea level के ऊपर हमारे पास pressure और temperature की values आती हैं उसको हम कहते हैं standard temperature and pressure. These conditions are 0 degree Celsius and 1 atmospheric of pressure. जो हमारा standard temperature है वह 0 degree Celsius और स्टैंडर्ड प्रेशर है हमारा 1 एटमॉस्फेयर. नाउ क्वेश्चन 5 पार्ट बी. व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 300 मिलीमीटर ऑफ Hg. हमें डेंसिटी बतानी है इन ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. टेम्परेचर और प्रेशर हमें गिवन है. टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 300 मिलीमीटर ऑफ Hg. तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या हो जाएगा, 298 केल्विन. 25 प्लस 273 करेंगे तो वी विल गेट 298 केल्विन. प्रेशर 300 मिलीमीटर ऑफ Hg और इन ATM इट विल बी 0.394. 300 डिवाइडेड बाय 760 करेंगे तो हमारे पास इन ATM आएगा 0.394 ATM. मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, 32
प्लस 2 into 16 we will get 64 ग्राम पर मोल। और जो गैस कांस्टेंट है R वो है 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल केल्विन। फाइंड क्या करना है हमने, डेंसिटी। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। P भी हमें गिवन है, M भी गिवन है, हमने फाइंड कर लिया है, और R भी हमें गिवन है और T भी हमें गिवन है। तो जो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P, M, R एंड T we will get D is equivalent to 1.03 gram per dm cube. Now question 6 part A. Kinetically, how will you interpret the effect of temperature on gaseous molecule? Effect of temperature क्या होता है gaseous molecule में हमने बताना है। According to KMT, the average kinetic energy of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature. जो हमारी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। As the temperature of a gas rises, the average velocity of molecules will increase. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो भी इंक्रीज करती है, और जब हम उसको डबल कर लेते हैं टेम्परेचर को तो जो हमारी वेलोसिटी है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है। Collision with the walls of container will transfer more momentum and thus more kinetic energy to the walls। और जैसे जैसे जो हमारी collision walls के साथ तेज होती जाती है तो हमारे जो momentum transfer rate है वो भी तेज होते जाता है और ज्यादा kinetic energy जो है वो walls में transfer होती है from the molecules। If the walls are cooler than the gas, they will get warmer, returning less kinetic energy to the gas। अगर हमारी जो walls of container है वो cooler and then as compared to gas, तो जैसे जैसे कोलिजन होगी among the walls of container तो हमारी वॉल क्या होगी वो वार्म होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस की कम होती जाएगी एंड कॉजिंग इट टू कूल अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और वो तब तक कूल होगी जब तक कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। बिकॉज टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ओनली अप्लाइज टू द स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारा टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का ये अप्लाई होता है ओनली फॉर स्टैटिस्टिकल मीनिंगफुल सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। हाउ विल यू एक्सप्लेन द गैस प्रेशर विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी? As the gas molecule collide with the walls of container, the molecules impart momentum to the walls, producing a force that can be measured. The force divided by area is defined to be the pressure. जैसे जैसे हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करते हैं among the walls of container तो वो क्या करते हैं, कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं on the wall। तो ये जो फोर्स है जब हम इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मैथमेटिकली P is equivalent to F over A। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, और A जो है वो एरिया। नाउ क्वेश्चन 7 पार्ट A। डिफाइन प्रेशर, डिराइव ऐसे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या है जी, द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज डिफाइंड टू बी द प्रेशर। मैथमेटिकली P is equivalent to F over A। अब जो इसका ऐसे यूनिट है, फोर्स का ऐसे यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर का यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now question 7 part B. Explain the effect of change in pressure on the volume of gas. Temperature remains constant, Boyle's law। हमने एक्सप्लेन करना है बॉयल्स लॉ को कि जब हमने प्रेशर को चेंज किया तो उसका इफेक्ट क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ। This law states that the pressure of gas and volume are inversely proportional when the temperature is kept constant। जो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, और इसकी कंडीशन के जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। As volume increases, pressure falls and vice versa। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा हमारा प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। When you apply pressure on a gas, the volume shrinks and the pressure rises। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। Mathematically, V is inversely proportional to 1 over P, or PV is equivalent to constant। Now question 7 part C। How will you verify Boyle's law graphically? Boyle's law को हमने graphically explain करना है। Graphical verification of Boyle's law। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ है वो इस तरह से है कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है। इनवर्स रिलेशन है।
और अगर हम देखेंगे प्रेशर और 1/v का क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज करे तो जो हमारा 1/v है वो भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम देखें प्रेशर और पीवी का क्या रिलेशन है, तो एज प्रेशर इज इंक्रीजिंग तो जो हमारी क्वांटिटी पीवी है वो कांस्टेंट है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर T1, और जब हमारे पास टेम्परेचर T2 है तो जो हमारी पीवी की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है वेदर प्रेशर इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या T2 is greater than T1. Explanation: from the graph 1 we see that pressure increases, volume decreases. From graph 2 we see that time line is linear for P and 1/v. From graph 3 we see that PV line is constant for each constant temperature. Now question 7 part B है जी, a sample of air occupies 1 dm cube at room temperature and pressure. What will be the pressure needed to compress it so that it occupies only 100 centimeter cube at that temperature? हमारे पास जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें जो है वो कंडीशन दी हुई है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और अब हमसे पूछा गया है कि उसका प्रेशर क्या होगा कि जो उसका वॉल्यूम है उसको हम कंप्रेस कर दें एट वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। तो V1 है हमारे पास 1 dm क्यूब और इन cm क्यूब इट विल बी 1000 cm क्यूब। P1 है जी 1 atm जो कि रूम प्रेशर है, और V2 है जी 100 cm क्यूब। फाइंड क्या करना है हमने P2, applying Boyle's law, P1 V1 is equivalent to P2 V2. By putting the value of P1 V1 and V2 we will get P2 is equivalent to 10 atm. Now question 8 part A. Explain the effect of change in temperature on the volume of gas, pressure remains constant. Charles law. अब हमसे कहा गया कि चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, वॉल्यूम के जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है फॉर टेम्परेचर, और कंडीशन की जो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। Charles' law states that volume of a given amount of gas is directly proportional to its temperature on the Kelvin scale when the pressure is held constant. जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, और जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा। मैथमेटिकली V is directly proportional to T, और V/T जो रेशियो है। How will you verify Charles' law graphically? Graphical verification of Charles' law. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ दिखाया हुआ है, तो उसमें क्या है, जो हमारे टेम्परेचर और वॉल्यूम की जो लाइन जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज करे, और हमारे पास एक लीनियर लाइन आ रही है विच इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और कंडीशन के लिए प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर। Now question 8 part C. To what temperature must a 1 dm cube sample of perfect gas be cooled from room temperature in order to reduce its volume to 100 centimeter cube? अब हम इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm क्यूब, और हमें कहा गया है कि कोई रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस पड़ी हुई है, तो अब हमसे कहा गया कि उसका टेम्परेचर क्या होगा जब हमने उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस कर दिया है 100 cm क्यूब। तो गिवन है जी हमें V1 1 dm क्यूब और T1 है जी 25 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन 298 केल्विन। V2 है 100 cm क्यूब, हमने फाइंड करना है T2। तो बाय अप्लाइंग चार्ल्स लॉ जो कि है V1/T1 is equivalent to V2/T2, by putting the values of V1, T1 and V2 we will get T2 is equivalent to 29.8 Kelvin. Now question 9 part A. How will you derive absolute zero? Derivation of absolute zero. At constant pressure, the volume of given mass of gas increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degrees Celsius by 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively. जब हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो हमारी गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जब हम टेम्परेचर को जो वो हर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। लेट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0 cm क्यूब। जो हमारा गैस का वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस
वो हम कंसिडर कर लेते हैं जी वी नॉट। वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा जी, वी नॉट में से हम 1/273 माइनस करेंगे तो वी नॉट -1/273 वी नॉट करेंगे तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो होगा वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस क्या होगा जी, वी नॉट माइनस 273/273 वी नॉट, तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि एट -273 डिग्री सेल्सियस जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। Thus, at -273 degrees Celsius, the volume of given mass of gas reduces to zero, and thus the temperature is called absolute zero. और तभी हम -273 को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हमारा वॉल्यूम जो है वो जीरो को अप्रोच कर गया। नाउ क्वेश्चन 9 पार्ट बी है जी, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। Significance of absolute zero. Absolute zero, technically known as 0 kelvins, equal to -273.15 degrees Celsius or -459.67 Fahrenheit, and marks the spot on the thermometer where the system reaches its lowest possible energy of thermal motion. ये वो पॉइंट होता है जब हमारा सिस्टम जो है वो एट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी को रीच कर जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट जीरो, और दिस विल बी इक्विवेलेंट टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, एक आइडियल टेम्परेचर है, इन रियलिटी दिस इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 9 पार्ट सी, हाउ विल यू एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बेसिस के ऊपर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को एक्सप्लेन करना है। Charles law क्या कहता है जी, Charles law state that the volume of given mass of gas varies directly with the absolute temperature of the given gas when pressure is kept constant। जो है ना टेम्परेचर है वो विद वॉल्यूम क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और कंडीशन है जो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। The absolute temperature is temperature measured with the Kelvin scale। जो हमारा absolute temperature हो गया है जी, जो हमने temperature measure किया है using Kelvin scales, उसको हम कहते हैं absolute temperature। The Kelvin scale must be used because zero on the Kelvin scale corresponds to a complete stop of molecular motion। हमें Kelvin scale जो है वो इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि जो जीरो है केल्विन स्केल का वो ये करस्पॉन्ड करता है जो हमारा मॉलिक्यूलर मोशन है वो कम्प्लीटली एट रेस्ट आ गया है, स्टॉप हो गया है। Now question 10 part A, define and explain Avogadro's law. How does it helps to determine mass, volume, molecules of gas? Avogadro's law क्या कहता है जी, it states that equal volume of all gases at same temperature and pressure have the same number of molecules। जब हमारे पास किसी भी गैस के इक्वल वॉल्यूम्स हैं जो कि एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो उनमें क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। For a given mass of an ideal gas, the volume and amount of the gas are directly proportional if the temperature and pressure are constant। जो हमारे वॉल्यूम और मोल के दरमियान रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। Mathematically, V is directly proportional to N, V over N is equivalent to constant। Determination of mass, V over N is equivalent to constant। अब यहाँ पे N क्या है, मोल्स है, और N का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mass over molar mass। तो V over mass over molar mass is equivalent to। Now determination of volume, 1 मोल कितना होता है जी, 22.414 dm क्यूब, और मोल का फॉर्मूला होता है जी mass over molar mass। तो mass over molar mass is equivalent to 22.414 dm cube of volume। Determination of molecules of gas, number of molecules का फॉर्मूला होता है जी mass over molar mass multiplied by Avogadro। Now question number 10 part B, can we derive Avogadro's law from liquids and solids। Avogadro's law क्या होता है जी, Avogadro's law is only applicable to gases as it states that equal volume of all gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules। Avogadro's law जो है वो खाली एप्लीकेबल है गैसेस के लिए, क्योंकि वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम प्रेजेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उनकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम रहेंगे। तो ये जो एवोगैड्रोस लॉ है ये एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। So it is not applicable to liquid and solids। Now
Now question 11 part A. How will you derive general gas equation with the help of Boyle's law, Charles law and Avogadro's law? हमने तीनों लॉज जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, उनकी मदद से हमने जनरल गैस इक्वेशन यानी कि P इज इक्वल टू nRT को डिराइव करना है। तो बॉयल्स लॉ क्या है जी? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहते हैं? V is directly proportional to n, equation 3. By combining 1, 2 and 3 we will get V is directly proportional into T and inversely proportional to P. तो V is inversely proportional to 1 over P multiplied by T multiplied by n। और जब हमने इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जो सिंबल है उसको हटाना है तो हमने क्या लगाना है? कांस्टेंट ऑफ लगाना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। अब यहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इस R को हम कहते हैं जी गैस कांस्टेंट। P इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ क्वेश्चन 11 पार्ट बी। पार्ट बी, हाउ विल यू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस? डेंसिटी ऑफ गैस बाय आइडियल गैस इक्वेशन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस PV इज इक्वल टू एन आर टी, इक्वेशन नंबर 1। अब n के जी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और उनका जो फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, m ओवर कैपिटल M मोलर मास और स्मॉल m जो है वो गिवन मास। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा जी P इज इक्वल टू m ओवर m r t। अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट T और गिवन मास गिवन है तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी जी पी एम इज इक्वल टू एम आर टी ओवर वी, और पी को भी हम उस साइड पे लेंगे तो एम इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी। एस डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो एम इज इक्वल टू डी आर टी ओवर पी। इक्वेशन नंबर 4 हम इसको कह देते हैं। और जब हम इस इक्वेशन को m की जगह पे पुट करेंगे तो उससे जो हम डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस यूजिंग इक्वेशन 4 दैट इज m इज इक्वल टू डी आर टी ओवर p। डेंसिटी के लिए हो जाएगा जी पी एम ओवर आर टी। नाउ क्वेश्चन 12 पार्ट ए। The value of R gas constant can be calculated in 3 ways. Explain these ways in detail. जो हमारे पास गैस कांस्टेंट की वैल्यूज के 3 वेज हैं, हमने उनको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू nRT, जब हम इसको R के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू NT व्हेन P इज इन ATM एंड V इज इन DM क्यूब। तो यूनिट ऑफ R हो जाएगा जी 0.0821 DM क्यूब ATM पर मोल केल्विन when P is in torr or millimeter of Hg and V is in dm cube। यूनिट ऑफ R हो जाएगा जी 62.4 dm क्यूब torr पर मोल केल्विन, और यूनिट ऑफ R हो जाएगा जी 62.4 dm क्यूब मिलीमीटर ऑफ Hg पर मोल केल्विन। जब हमारे पास प्रेशर जो है वो टॉर या मिलीमीटर ऑफ Hg में और V जो है वो इन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ R हो जाएंगे जी 62,400 cm क्यूब टॉर पर मोल केल्विन या 62,400 cm क्यूब मिलीमीटर ऑफ Hg पर मोल केल्विन। R इन SI यूनिट क्या होगा जी? जब हमारे पास प्रेशर जो है वो इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम जो है वो इन मीटर क्यूब, तो हमारे पास यूनिट हो जाएगा जी 8.143 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। नाउ Question 12 Part B. The density of air at 161.325 kilopascal and 298.15 Kelvin is 1.59 gram per dm cube, assuming that air behaves as ideal gas. Calculate its molar mass. हमें प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। अब हमसे क्या किया कि एज्यूम करने जो हमारे गिवन एयर है वो आइडियल गैस के ऊपर बिहेव कर रही है, तो हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो गिवन है जी हमें प्रेशर 161.325 किलो पास्कल और इन एटीएम इट विल बी 1.59 एटीएम। टेम्परेचर है जी 298.15 केल्विन, डेंसिटी है जी 1.59 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब जो हमारे पास
General gas constant है वो जी 0.0821 atm dm cube per mole Kelvin। फाइंड क्या करना है हमने, मोलर मास m। फॉर्मूला लगाएंगे जी हम, डेंसिटी इज इक्वल टू pm इज इक्वल ओवर rt। तो व्हेन सॉल्विंग फॉर m ये हो जाएगा जी डेंसिटी इनटू rt ओवर p। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, gas constant, temperature and pressure, we will get m। Now question 13 part A. What is the difference between a real gas and an ideal gas or perfect gas? What are the deviation of ideal behavior of real gas? हमने रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। तो रियल और आइडियल के दरमियान हम देखते हैं डिफरेंस क्या है जी। जो आइडियल गैस है जी, अ गैस दैट ओबेज गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं जी आइडियल गैस। और जबकि रियल गैस क्या जी, अ गैस दैट डज नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, जो गैस एट ऑल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एंड प्रेशर कंडीशंस गैस लॉ को ओबे नहीं करती, उसको हम कहते हैं रियल गैस। और जो गैस एट ऑल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर हमारे गैस लॉज को बेस करती है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है जी, दे डू नॉट हैव वॉल्यूम, जबकि रियल गैस क्या है जी, देयर वॉल्यूम कैन नेवर बी जीरो। आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, बल्कि जीरो है क्योंकि उनके कोई वॉल्यूम नहीं है। रियल गैस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, जबकि व्हेन रियल गैसेस आर कूल टू देयर बॉइलिंग पॉइंट दे लिक्विफाई। Ideal gas doesn't exist in nature, or real gases like hydrogen, oxygen are real and non-ideal gases. Now question 13 part A है जी, deviation of ideal behavior of real gases. In reality, no gas is ideal because they show deviation at low temperature and high pressure. कोई भी गैस ideal नहीं है क्योंकि वो deviation show करती है low temperature and high pressure. Gases deviate from the ideal gas behavior because their molecules have force of attraction between them. जो गैस है वो deviate करती है from their ideal behavior क्योंकि उनके molecules के दरमियान जो है वो small amount of force of attraction present होती है। At low pressure, the molecules are generally very far apart and the attraction between molecules are insignificant. जब हमारे पास pressure कम है तो हमारे molecules जो एक दूसरे से बहुत distance के ऊपर present है, जिसकी वजह से उनके दरमियान force of attraction है वो कोई इतने खास मानी नहीं रखती, बल्कि वो insignificant है। At temperature above the condensation point, the kinetic energy of the gaseous molecule is so great that it overwhelms the attractive force between them. जब हमने टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट से बढ़ा दिया है तो अब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी बढ़ गई है, और वो इस कदर बढ़ गई है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं। अब हम देखते हैं जी कि कॉजेज क्या है डेविएशन के ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एट लोअर टेम्परेचर क्या होता है जी, एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। जब हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा जी, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। But when temperature is decreased, the kinetic energy of the molecule decreases, the intermolecular forces become significant. लेकिन जब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी और जो उनके दरमियान मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अब इनसिग्निफिकेंट नहीं रहेंगी बल्कि वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। It means that the molecules come close to each other at a certain relative temperature, the gas change into liquid state, और गैस जो है वो liquid state में convert हो जाएगी। Therefore, attractive forces between the gas molecules become significant near liquefying temperature, और जब हमारा टेम्परेचर जो है वो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर के करीब पहुंचेगा तो जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। That is why the ideal gas deviate from their original behavior at low temperature, और इसकी वजह से कि जो हमारी रियल गैसेज हैं वो फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लोअर टेम्परेचर डेविएट करते हैं। एग्जाम्पल के जिस सल्फर डाइऑक्साइड liquefies at -10 डिग्री सेल्सियस while hydrogen at -252.7 डिग्री सेल्सियस। Therefore, attractive forces between sulfur dioxide molecules cannot be considered negligible at room temperature.
अब जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो लिक्विफाई करता है एट -10 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन जो है वो लिक्विफाई करता है -252.7 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं की जाएंगी एट रूम टेम्परेचर। For this reason, sulfur dioxide gas shows non-ideal behavior at room temperature as compared to hydrogen gas. और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करेगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस, जिसका जो लिक्विफिकेशन का टेम्परेचर है वो है -252.7 डिग्री सेल्सियस। नाउ एट हाई प्रेशर, at low pressure, actual volume of gas molecules is very small as compared to the volume of the container. However, this volume does not remain negligible at high pressure. जब हमारा प्रेशर जो है वो कम है तो जो हमारे वॉल्यूम ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन ये बात तब तक है जब तक हमारा प्रेशर लो है। जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करिए तो ये बात जो है वो मानी रखेगी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा फॉर द वॉल्यूमिक कंटेनर एट हाई प्रेशर। When pressure is 1 atm, individual volume of 1 mole of gas molecule, say 32 centimeter cube, is negligible as compared to the total volume of gas 22,400 cm cube. अब जब हमारे पास प्रेशर 1 मोल 1 atm है तो जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है गैस का वो है मिसाल के तौर पे 32 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल गैस जो कि 22,400 cm क्यूब। बट अगर हमारा जो प्रेशर है वो 32 atm को पहुंच जाता है और वॉल्यूम ऑफ गैस जो रिड्यूस कर जाता है 22,4 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा जी कि जो इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है वो negligible नहीं रहेगा as compared to the volume of gas. Actually, when the pressure is initially increased, it pushes the molecule closer and increasing intermolecular forces, the volume of gas shrinks more than that predicted from the gas laws. जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के करीब आएंगे, जिनकी वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज करेंगी और जो उनका वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाएगा एज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द गैस लॉ। नाउ क्वेश्चन 14 है जी, हाउ विल यू डिराइव द वंडर वॉल इक्वेशन कीपिंग इन व्यू द जनरल और आइडियल गैस इक्वेशन। हमने वंडर वॉल इक्वेशन को डिराइव करना है बाय द हेल्प ऑफ पी वी इक्वल टू एन आर टी। वंडर वॉल इक्वेशन क्या है जी? इज एन इक्वेशन रिलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ moles of real gas. For a real gas containing n moles, the equation is written as P plus an square over v square into v minus nb is equivalent to nRT, where P, V, T and R the pressure, volume, temperature and moles of gas. A and B are constant specific to each gas. Volume correction. Van der Waals thought sum of volume of the vessel is occupied by the molecules of gas and that volume is not available for free movement of molecules. van der Waals ने क्या सोचा कि जो थोड़ा सा वॉल्यूम है कंटेनर का वो ऑक्यूपाई किया जाता है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और उस वॉल्यूम पे जो है वो गैस की जो मोशन है वो free नहीं है. Actually, we need the free volume of the gas and that is obtained when we subtract the individual volume of gas molecules from the volume of vessel. हमें क्या चाहिए जी? फ्री वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए जो कि ऑब्टेन किया जाता है जब हम इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब जो हमारे पास V है फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वो हो जाएगा V वेसल माइनस V मॉलिक्यूल्स, V इज फ्री वॉल्यूम, तो V molecules is equivalent to NB, where B is individual volume of 1 mole of the gas molecules and N is the total number of moles of gas molecules. तो हमारे पास V is equivalent to हो जाएगा जी V vessel minus NB. Here B is effective volume of gas molecules. B is not actual volume of molecules. B क्या है? effective volume है, actual volume नहीं है। और B की जो वैल्यू है वो है जी 4 vm. इट इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस और ये एक्चुअल वैल्यू है B इज इक्वल टू 4 vm फॉर 1 मोल ऑफ गैस। नाउ प्रेशर क्वेश्चन। Molecules in the interior of gas is attracted by other molecules on all sides. जो हमारे molecules इंटीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट है वो अट्रैक्ट किए जाते हैं by other molecules on all sides.
सो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कैंसिल आउट। वो जो उनकी फोर्सेस होती है अट्रैक्शन की वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टेबल रहते हैं। However, when the molecule is about to strike the walls of container, और लेकिन जब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करने लगता है तो जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो वॉल को हिट नहीं कर पाता। मतलब वो हिट तो करता है लेकिन इतनी फोर्स से नहीं करता जिस फोर्स से उसे करनी चाहिए थी इन द एब्सेंस ऑफ attractive forces. It means that the pressure observed on the walls of vessel is a little bit lesser than the ideal pressure. इससे क्या पता चलता है जो हमारा प्रेशर ऑब्जर्व्ड हुआ है ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल वो कम है एज कम्पेयर के जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के एब्सेंस में जब स्ट्राइक करता और जो हमारे पास प्रेशर जनरेट होता। Therefore, P observed is equivalent to P ideal minus P lessened. If ideal pressure is denoted by Pi and pressure lessened denoted by P, then P observed is equivalent to Pi minus P prime. But the value of P prime is inversely proportional to the density of gas. So P prime is inversely proportional into density square. So P prime is equivalent to A into N square over V square. So P prime is determined by the force of attraction between the molecules which are striking the walls of containers say type A, which are pulling them inward say type B. जो हमारा P prime है यानी कि जो प्रेशर हमारे पास लेसेंड हुआ है वो डिटरमिन किया जा सकता है by the force of attraction between the molecules which are striking the walls of container. हमने उसको कह दिया गैस A, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं इनवर्ट खींच रहे हैं उसको हमने कह दिया गैस B. The net force of attraction is proportional to the concentration of the type of A and B molecules. So P is directly proportional to the concentration of A multiplied concentration of B molecules. Let N be the total number of moles of both type A and B separately and V is the total volume of both type of molecules. तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो हो जाएगी जी P prime directly proportional to N over V multiplied by N over V. So by combining the term we will get P prime is equivalent to A into N square over V square, where E is called the coefficient of attraction per unit volume. Now Pi is equivalent to P plus A into N square over V square. After correction of volume and pressure, P is equivalent to nRT becomes P plus A into N square over V square multiplied by V vessel minus N is equivalent to nRT. This is term for pressure and this is term for volume. So P V is equivalent to nRT. This is van der Waals equation for ideal gas. Now question number 15. Define and explain the Dalton's law of partial pressure. How does it explains the relationship between pressure and moles of gas, relationship between pressure and mole fraction of component. Give practical applications of Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure को हमने in detail explain करना है. Dalton's law कहता है कि the total pressure exerted by gaseous mixture is equivalent to the sum of partial pressure of each gas present in the mixture. जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस से जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल है टू द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मतलब कि जितने गैसेस हमारे पास इन मिक्सचर प्रेजेंट है उनके जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल जब हम उनको सम करेंगे तो वो हमारे पास टोटल प्रेशर रहेगा जो कि गैसियस मिक्सचर एक्सर्ट कर रहा है। Conditions can be this law is obeyed if the component of gases do not chemically react with each other. ये उन पॉसिबल है तब कि जब हमारा गैसियस मिक्सचर है जो उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है वो एक दूसरे में रिएक्ट नहीं कर रही। गैसेस मस्ट बिहेव आइडियली और वो गैसेस आइडियल बिहेव कर रही हैं। एग्जांपल, here is a mixture of non-reacting gases. Percentage of each gas in the gaseous mixture is nitrogen 78%, oxygen 20%, argon 0.9%, carbon dioxide 0.03%, traces of neon, helium, krypton and hydrogen along with various amount of water vapor and pollutant gases such as oxides of nitrogen and sulfur are also found in air. अब उन्होंने एग्जाम्पल लिए जी एयर की जो कि कंपोज कर रही है फॉर डिफरेंट गैसेस
कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है along with some water vapor और pollutant gas यानी कि oxides of nitrogen और oxides of sulfur. The total pressure exerted by the air will be the sum of partial pressure of each gas. जो total volume air जो exert करेगी वो equal होगा sum of partial pressure of all the gases mentioned in the mixture of air. Relationship between pressure and mole of gas. If Na, Nb and Nc are the number of moles of gases and Pa, Pb and Pc are the partial pressure respectively, then according to the general gas equation जो कि PV is equivalent to nRT for gas A हो जाएगा जी PA is equivalent to NART over V. For gas B हो जाएगा जी PB is equivalent to NBRT over V. For gas C हो जाएगा जी PC is equivalent to NCRT over V. तो total pressure हो जाएगा जी PT is equivalent to NTRT over V, where NT is the total number of moles of all gases present in the mixture और ये इक्वल होगा Na plus Nb plus Nc. तो जब हमने पार्शियल प्रेशर फॉर गैस ए देखना है तो पी ए ओवर पी टी हो जाएगा एंड वी विल गेट एन ए ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई पी टी. सिमिलरली पी बी हो जाएगा जी पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई पी टी और पी सी का हो जाएगा जी पी सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई पी टी. दीज आर पार्शियल प्रेशर फॉर गैस ए बी एंड सी. Relationship between pressure and moles of gas. Partial pressure of any gas क्या है जी number of moles of that gas divided by total number of moles of all gases in the mixture multiplied by total pressure. जो हमारे पास number of moles उस गैस के present है divided by जितने भी gases present हैं उनके number of moles multiplied by total pressure. Relationship between the pressure and mole fraction of gas. जो partial pressure over total pressure है वो क्या है जी number of moles of that gas divided by total number of moles of all gases present in the mixture. Pi over Pt is equivalent to NIRT over V divided by NTRT over V. तो Pi over Pt is equivalent to Ni over Nt और Pi के लिए हो जाएगा जी Ni over Nt मल्टीप्लाई बाई Pt और जो ये रेशियो है कि गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय मिक्सचर के मोल्स उसको हम कहते हैं जी मोल फ्रैक्शन. वेयर xi is the mole fraction of the component. So Pi is equivalent to xi multiplied by Pt. Thus the partial pressure of any component is equivalent to the product of total pressure of all the components and mole fraction of that component. Now question 15 है जी practical applications of Dalton's law of partial pressure. Collection of gases over water. The Dalton's law is particularly useful when a gas is generated and subsequently collected over water provided the gas is insoluble in water. एक तो practical application है जी collection of gases over water. डाल्टन लॉ की जो एप्लीकेशन है वो क्या है जी कि जब हमने यूजफुल गैस को जनरेट कर लिया है और उसको हम वाटर पे ले गए हैं और कंडीशन के जी कि गैस जो है वो इंसोल्यूबल इन वाटर है तो जो टोटल प्रेशर कंसिस्ट होगा फॉर वाटर वेपर इन एडिशन टू द प्रेशर ऑफ गैस दैट इज जनरेटेड. द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन और जो प्रेशर वाटर वेपर की वजह से जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्वस टेंशन. The gas contaminated with water may be called as moist gas और जो गैस हमारे वाटर के साथ मिक्स हो गई है उसको हम कहेंगे moist gas. Respiration at higher altitude. The respiration process in living things depends upon the difference in partial pressure. Example के जो partial pressure of oxygen in the outside air is higher 159 gram per centimeter cube than in the lungs where the partial pressure of oxygen is lower 116 gram per centimeter square. जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एयर में वो क्या है जी 159 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है जबकि लंग्स में है जी 116 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट सी लेवल या एट लोअर एल्टीट्यूड. लेकिन जब हम हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो जो हमारा प्रेशर है ऑक्सीजन का डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से जो पायलट है उनको अनकंफर्टेबल फील होता है जब वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं इन नॉन प्रेशराइज्ड केबिन जहाँ पे जो हमारा प्रेशर ऑक्सीजन का वो है ओनली 150 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
Respiration by deep sea diver. Deep sea diver breathe air under increased pressure at a depth of 40 meters. The pressure increases 5 times than the normal pressure. जो हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर वो 5 times increase कर जाता है than normal pressure जब हम in the depth of 40 meters dive करते हैं. Therefore, regular air cannot be used in diver tanks because the partial pressure of oxygen would be 795 millimeter of Hg. 159 multiplied by 5 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 795 millimeter of Hg in the case जब हम 40 meters की डेप्थ के ऊपर डाइव कर रहे हैं. Therefore, deep sea divers used to breathe a mixture of 96% of helium and 4% of oxygen in the respiration tank, और उसको हम कहते हैं स्कूबा. जो डाइवर्स का रेस्पिरेशन टैंक होता है उसके अंदर 96% ऑफ हीलियम होती है और 4% ऑफ ऑक्सीजन होती है. उस मिक्सचर को हम कहते हैं स्कूबा. Now question 16 part A. By use of van der Waals equation, find the temperature at which 3 moles of SO2 will occupy a volume of 10 dm cube at a pressure of 15 atm. A हमें दिया हुआ जी 2.253 dm6 atm per mole square और B हमें दिया हुआ जी 0.0428 dm cube per mole. हमें जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं जी SO2 गैस के, वॉल्यूम दिए हुए, प्रेशर दिए हुए, A और B कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई हैं. हमसे पूछा गया जी कि टेम्परेचर क्या होगा. N is equivalent to 3 moles volume 10 dm cube, pressure है 15 atm, R जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821 dm cube atm per mole Kelvin. A है जी 2.253 dm6 atm per mole square और B है जी 0.0428 dm cube per mole. फाइंड क्या करना है कि हमने टेम्परेचर अप्लाइंग van der Waals इक्वेशन जो है कि जी P plus n square into A over V square multiply by V minus NB is equivalent to nRT. By putting the value of P, N, A, V and B and R, we will get T is equivalent to 601.09 Kelvin or in degrees Celsius it will be 328.09 degrees Celsius. Now question 16 part B है जी. A certain mass of gas occupies 6 dm cube at 25 degrees Celsius and 720 millimeter of Hg. What will be the volume at STP? हमें गैस जो है जो कि 6 dm क्यूब के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है 25 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ 720 मिलीमीटर ऑफ Hg. हमसे पूछेगा कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर. गिवन के जी V1 6 dm क्यूब, P1 is equivalent to 720 millimeter of Hg, P2 यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर 760 millimeter of Hg, T1 25 degrees Celsius or in Kelvin 298 Kelvin. T2 is equivalent to 0 degrees Celsius जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और in Kelvin 273 Kelvin. फाइंड क्या करना है हमने V2. तो जो हम इधर रिलेशन यूज करेंगे वो है जी अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 over T1 is equivalent to P2 V2 over T2. So by putting the value of P1, V1, T1, P2 and T2, we will get V2 is equivalent to 5.2 dm cube. Now question 17 part A. Define and derive the Gram's law of diffusion and fusion. Gram's law को हमने explain करना है. Gram's law क्या कहता है जी? Rate of diffusion or fusion of gas is inversely proportional to the square root of its density. जो हमारे effusion या diffusion के जो रेट है वो inversely proportional है to the density of molecules. और rate of diffusion or fusion of gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. Mathematically, R is inversely proportional to density or R is inversely proportional to molar mass. Where R is rate of diffusion, D है जी density और M है जी molar mass of gas. Now equation 1 and 2 becomes R is equivalent to K into under root of D or R is equivalent to K divided by under root of M. R is equivalent to K over under root of D or R is equivalent to K over under root of M. Equation 3 or 4. K is constant of proportionality. अब हम दो गैसेस को ले लेते हैं जिनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो R1 और R2 से रिप्रेजेंट किए गए हैं और जो उनकी डेंसिटी है वो है जी D1 D2 और मोलर मैसेज है M1 एंड M2. तो फॉर टू डिफरेंट गैसेस इक्वेशन 3 and 4 becomes R1 is equivalent to K over under root of D1 और R2 is equivalent to K over under root of D2.
और R1 in terms of molar mass K1 over M1 or R2 is equivalent to K over under root of M2. So by combining 5 and 6, R1 over R2 is equivalent to square root of D2 over D1 is equivalent to square root of M2 over M1. Now question 17 part B है जी. The time required for a given volume of N2 to diffuse through an orifice is 35 seconds. जो हमारे N2 गैस के टाइम की डिफ्यूजन दी हुई है वो है 35 seconds. अब हमसे पूछा गया कि गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है जिसका जो डिफ्यूजन टाइम है वो है 50 seconds for from the same orifice in identical condition. मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 होता है जी 28 ग्राम पर मोल और रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 हमें दी हुई 35 सेकंड्स और रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर X गैस हमें दी हुई 50 सेकंड्स. फाइंड क्या करना है जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ X गैस M2. तो R1 ओवर R2 is equivalent to square root of M2 over M1. तो 35 over 50 is equivalent to square root of M2 over 28. We'll get 0.7 is equivalent to square root of M2 over 28 and M2 is equivalent to 13.72 gram per mole. Now question 18 is to define plasma and give its general characteristics. Plasma. Plasma is the fourth state of matter after the well-known solid, liquid and gases while rare on Earth. Plasma जो है वो fourth state of matter लेकिन ये common नहीं है on the Earth planet. Plasma exists in gaseous state, but due to number of unique characteristics, it is considered its own state of matter. प्लाज्मा जो है गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है लेकिन कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से हमने उसको अलग स्टेट बनाया हुआ है विच इज प्लाज्मा. Characteristics can be plasma consists of neutral particle, positive ions and negative electrons. Plasma may also called as free electron in a metal. Plasma is strongly influenced by both magnetic and electric field. Plasma shows a characteristic of glow depending on the gas present in discharge tube. Example: oxygen gives red glow, hydrogen green glow, and nitrogen gives purple or pink glow. Interpret the phenomena of liquefaction. Liquefaction. The conversion of gas into liquids requires high pressure and low temperature. High pressure brings the molecules of gas close to each other. Low temperature deprives the molecules from kinetic energy and attractive forces are becoming strong. As a result, gas converts into liquid. जब हम गैस के जो है वो प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिसकी वजह से जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इंक्रीज हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट वो गैस से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट. उस फिनोमेना को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन. नाउ क्वेश्चन 19 पार्ट बी है जी. हाउ विल यू लिक्विफाई गैस बाय लेंस मेथड. लेंस मेथड. Lens process is known as adiabatic expansion of compressed gas. Lens method क्या है जो adiabatic expansion है compressed gas की. The process is based upon Joule-Thomson effect जो कि कहता है कि when a gas under high pressure is allowed to expand adiabatically through a fine hole into a region of low pressure, it is accompanied by cooling. जब हम हाई प्रेशराइज गैस को अलाउ करें कि वो स्मॉल होल से स्केप करे तो क्या होगी हमारे पास उस रीजन में कूलिंग क्रिएट होगी. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जी. An adiabatic process is defined as a process in which no heat transfer takes place. This doesn't mean that the temperature is constant, but rather that no heat is transferred into or out from the system. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कोई हीट ना तो इन हो रही होती है ना आउट हो रही होती है फ्रॉम द सिस्टम. और एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है जी. Adiabatic expansion is defined as expansion in which there is no heat interaction of the system with the surrounding and work is done by the system at the expense of its internal energy. इसमें क्या होता है जी adiabatic expansion में हमारे पास कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता बिटवीन द सिस्टम्स एंड सराउंडिंग और सिस्टम जो है वो वर्क करता है because of its internal energy. Working steps of Lind's method. Pure dry air is fed into a compressor which compresses it around 200 atmosphere approximately. हम क्या करते हैं कंप्रेसर में जो प्योर ड्राई एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है अराउंड 200 atmosphere. The heat of compression is then removed by passing it through a
conduit cooled by a refrigerating liquid such as liquid ammonia. फिर जो heat of compression है वो remove की जाती है by passing it through a conduit cooled by a refrigerating liquid such as liquid ammonia. जब हम उसको liquid ammonia जो कि रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है उसमें से पास करवाते हैं, जो हमारी हीट ऑफ कंप्रेशन है वो क्या होती है, इजेक्ट होती है. The pressurized air is then routed via an insulated chamber and into a spiral pipe with a jet at one end. फिर हम उस pressurized air को in insulated chamber introduce करवाते हैं. The compressed air expands as it passes through the jet. और जब वो जेट में से पास करती है तो कंप्रेस्ड एयर क्या करती है, एक्सपैंड करती है, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टेम्परेचर. और जब एक्सपेंड करेगी तो हमारा टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज होगा. The expanded air rises through the chamber, cooling the fresh air that enters through the spiral tube. It is then collected and returned to the compressor via conduit. और फिर वही एयर जो है वो वापस कंप्रेसर में आएगी via a conduit. When the air is sufficiently chilled and liquefied, the procedure is performed again and again. और जब हमें एयर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी या लिक्विफाई चाहिए हो तो हम इस प्रोसीजर को by number of times repeat करते हैं. Now that's all about exercise questions and chapter number 4 gases. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.